बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के नताइज जब तकरीबन आ चुके हैं और सूरत हाल काफ़ी क्लियर हो गई है, और अब तक की जो सिचुएशन है उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा कि जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने वाज़े तौर पर यह कहा कि जनाब हमें नताइज तब्दील करके हराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें जीत रही थी। 8 सीटों का दावा भी उन्होंने किया कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे। नताइज तब्दील कर दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। वाइट पेपर उन्होंने कहा जी हम ज़रूर जारी करेंगे, और कोई एहतजाज, कोई धरना, कोई अवामी रद्द-ए-अमल ये नहीं किया गया, और ये अभी वो कर भी नहीं सकते। सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक हार्ड स्टेट की पॉलिसी बनाई गई है। जो भी आवाज़ उठाता है या उसे गायब कर दिया जाता है या उसको मारा जाता है, गोली चलाई जाती है। लोग ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। अभी भी आप रावला कोट की सूरत हाल देख लें तो कोई एहतजाज, धरना या अवामी रद्द-ए-अमल नहीं है। लेकिन अगर 2-3 पॉइंट्स के अंदर सारी सूरत हाल को बयान किया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हुआ क्या और नतीजा क्या निकला, तो नंबर 1 तो ये है कि इमरान खान या कैदी नंबर 804 वो जेल में बैठकर भी भारी है, यानी इमरान खान का वज़न कम नहीं हुआ। सियासी नुक्ता नज़र से वो अभी भी बहुत मजबूत आदमी है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरिया में बगैर किसी कंपेन के उनकी पार्टी को मौका नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने पूरे इलेक्शन में अपनी एग्जिस्टेंस शो की है, और उनको हटाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा जमातों को। यानी जमात इस्लामी के जो सराजुल हक है उन्होंने बात ठीक की थी कि एक खिलाड़ी के हाथ पीछे बांध कर आप उसके चेहरे पर मुक्के मार रहे हैं और बिलावल आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये बात ठीक है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को खुला मैदान दिया गया पीटीआई को बाहर करके, और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। तो अब जेल में बैठकर इमरान खान काफ़ी भारी है। उसे बाहर निकालने का रिस्क इस सिचुएशन में तो ना एस्टेब्लिशमेंट ले सकती है ना हुक्मरान ले सकते हैं। नंबर 2 ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपनी रविश पे पूरी तरह कायम है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने देनी, इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो वो दिखाई दे रहा है किसी किस्म की गुंजाइश उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने उन लोगों को जो अवाम के अंदर ज़्यादा मकबूल नहीं थे खुला मैदान बना कर दिया और उनको मतलूबा नताइज भी लेकर दिए। नंबर 3, नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि बतौर लीडर ऐसा लगता है कि वो अब फारिग हो चुके हैं। उन्होंने एक इलेक्शन जो है उसकी सरबराही की आकर 2024 में 8 फरवरी का इलेक्शन था, और मियाँ साहब ने कई महीने तक उसके लिए मेहनत की, लेकिन मियाँ साहब का इलेक्शन का बेड़ा गर्क हो गया। मियाँ साहब को कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उनकी अपनी सीट भी चोरी की है, सब जानते हैं। वो मतीउल्लाह जान कहते हैं इलास्टिक की शलवार पहना दी मियाँ साहब को, बात ठीक है। इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का जो लीडर का एक किरदार था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, मियाँ साहब को काफ़ी कुछ खोना पड़ेगा अगर दोबारा वो लीडर बनना चाहते हैं। तो कम से कम हुकूमतों से कुर्बानी देनी पड़ेगी और जिद्दोजहद में अपने आप को लाना पड़ेगा, वरना मियाँ साहब के साथ देखें वफाक में आपकी हुकूमत होती है तो आप आधे से ज़्यादा इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जीत जाते हैं अगर आपके पास वफाक में हुकूमत है तो। और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास वफाकी वज़रा हैं, आपके पास कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत है, तो आप आधे से ज़्यादा इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा जीता हुआ इलेक्शन भी नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाके खुद नहीं जीत पाए। इसका मतलब ये है कि नून लीग के लिए सबसे बड़ा धचका है इन इंतखाबात में कि खुला मैदान भी मिला, अंपायर भी साथ थे, कोई साथ भागने वाला भी नहीं था, फिर भी मियाँ साहब नहीं जीत पाए, बल्कि रोध होकर वहाँ से वो चले गए, बल्कि उनको भेज दिया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी? तो जवाब है कि जिस दिन इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन के नताइज अगर बिल्कुल दुरुस्त भी आते तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है अलग अलग जर्नलिस्टों से बात करके, मकामी लोगों से बात करके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है, लेकिन ये इसको आप 8 फरवरी 2024 से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आप ज्यादती करेंगे, आप तारीख के साथ भी ज्यादती करेंगे। 8 फरवरी को जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, आप उस इंसिडेंट के साथ भी ज्यादती करेंगे। आप एस्टेब्लिशमेंट को एक जवाब देंगे और वो ये कहेंगे देखो जी गिलगित बल्तिस्तान में भी ये रो रहे हैं और ये 8 फरवरी को भी रो रहे थे। नहीं, जो डकैती पाकिस्तान की तारीख में 8 फरवरी 2024 को मारी गई ना इलेक्शन में, वो दोबारा नहीं मारी गई और उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, उसका एक तसलसल है ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में, जिस तरह वो छीने गए वो एक अलग बात है,
लेकिन 8 फरवरी का कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है जो कार्रवाई उस दिन डाली गई। यहां पे ना एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नई चीजें सीखी हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। अब वो ये नहीं करते कि इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करते हैं। यहां पे उन्होंने खालिद खुर्शीद की वालदा से जो सीट छीनी, 2 सीटों के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, 2 से 3 सीटें हैं कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे लेकिन उनको हरा दिया गया। लेकिन ये 2-3 सीटें अगर मिल भी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही थी। ये बात आप ज़हन में रखें, अगर 8 या 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी जाती तो हुकूमत बनाने के लिए 12 सीटें चाहिए थी। उस सूरत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बना लेते, किसी और को भी शामिल कर लेते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जरूर छीना गया लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस तरह 8 फरवरी 2024 को छीना गया था। यह बात आप ज़हन में रखें। अब इस मरतबा मैंडेट जो छीना गया उसकी असल वारदात इलेक्शन वाले दिन नहीं डली। इलेक्शन वाले दिन होने वाली धांधली भी धांधली है लेकिन असल धांधली हुई इलेक्शन से पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौर से बाहर कर दिया गया। इनके लोगों को अगवा किया गया, इनके लोगों को मारा कुटा गया, इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके लोगों को हरासा किया गया, इनके लोगों को सूबा बदर किया गया, इंतखाबी निशान वाला मामला हो गया, जिसके साथ मिलकर इन्होंने किया उससे भी छीन लिया, फिर इनके वोटरों को हरासा किया गया, वोटर लिस्टें तब्दील की गई, बहुत सारी धांधली। यानी अगर आप धांधली का 80% कहें तो वो इलेक्शन से पहले हो गया था। जो असल काम है एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये सीख लिया कि अगर धांधली करनी है तो वो पहले करनी है। इलेक्शन वाले दिन जो आप धांधली करते हैं वो बड़े आराम से पकड़ी जाती है, वहां बड़ा गंद पड़ जाता है, लिहाजा वो गंद पहले से डालना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली तौर पे इलेक्शन से बाहर किया गया था इलेक्शन शुरू होने से पहले। और अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नताइज पूरे मिल भी जाते तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना होती। जो मैंने अब तक इतलात इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक तो मेरे पास ये है। तो प्री पोल रिगिंग ही असल रिगिंग थी और पीटीआई को अपना मौक़िफ़ ख़राब नहीं करना चाहिए। नून लीग को वफाक में होने के बावजूद वोट नहीं पड़े। पीपल्स पार्टी जो है उसने वोट लिए हैं और उनकी एग्जिस्टेंस है उनकी। उसकी वजह यह है कि जुल्फ़िकार जी भुट्टो हो या बेनज़ीर भुट्टो हो, माजी में इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम किया था, गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त के लिए भी इन्होंने काम किया था। बिलावल ने उसका फ़ायदा उठाया। बिलावल ने जिन चीज़ों का फ़ायदा उठाया मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बिलावल को इस बात का फ़ायदा हुआ कि पीटीआई मैदान से बाहर है, वो आकर खुलकर मुकाबला नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। नंबर 2, बिलावल ने फ़ायदा उठाया कि वफाक में नून लीग की हुकूमत है जो इंतहाई गैर मकबूल है, उनका बेड़ा ही गर्क हो गया और उनके पास अवाम को बताने के लिए कोई बयानिया ही नहीं है। तीसरा, बिलावल कुछ हद तक ये बावर करवाने में कामयाब हो गया कि वो अपोजिशन का आदमी है, वो हुकूमत में नहीं है और हुकूमत पे तनकीद करके उसने लोगों को अपने साथ मिला लिया। और चौथा, उसको फ़ायदा जो पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थी गिलगित बल्तिस्तान में। तो बिलावल ने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने और मिलजुल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपनी सीटें निकाल ली। अगर आप धांधली कहें भी तो भी सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनी है। वहाँ पे मुकम्मल ठीक भी हो जाता तो बड़ी पार्टी ना भी बनती तो ये मिलकर हुकूमत बना लेते। तो ये नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था। अब आ जाएं कश्मीर वाली सूरत हाल में। कश्मीर में ना अब एक नेक टू नेक सिचुएशन बन चुकी है। 2 चीज़ें आमने सामने। नंबर 1, एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या लापता किया जाएगा। उनसे जुड़े हुए जितने मेन लोग हैं जो करता धरता हैं अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग इलाकों में, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हिरासत में लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी, जबरी गुमशुदगियां भी होंगी। ये चीज़ें आने वाले दिनों में सामना करना पड़ेगा। जो सहाफ़ी वहाँ ख़बरें देते हैं, देखें बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो सिस्टम के साथ चलना पसंद करते हैं और अगर उनके दिमाग और दिल में ये बात होती भी है कि ये गलत हो रहा है तो वो बहुत शुगर कोटेड किस्म की खबर देते हैं जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मैनेज कर लेते हैं। ऐसे माहौल में रह रह के सहाफ़ी ये सीख लेते हैं कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन वो सहाफ़ी जो डिजिटल मीडिया पे हैं या कहीं और हैं तो वो जब खुल के बात करते हैं तो उनकी भी लिस्टें हैं, उनके ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं। 3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके घरों पर छापे मारे गए हैं आज़ाद कश्मीर में। सोराब बरकत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सोराब बरकत के ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि जनाब जो कलदम तंजीम करार दी गई है उसके हवाले से ये खबरें दे रहे थे। देखिए यहाँ तो तालिबान के इंटरव्यूज़ चलते रहे हैं पाकिस्तान में जब ज़रूरत होती है, तो दहशतगर्दों के इंटरव्यूज़ पाकिस्तान में चलाए जाते रहे हैं जब ज़रूरत होती है। तो सहाफ़ियों को गाड़ियों में भर के वहाँ छोड़ दिया जाता था, तालिबान आके ले जाते थे, वो इंटरव्यूज़ करते थे, वो इंटरव्यूज़ मीडिया पर चलते थे जब ज़रूरत होती है। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप जब दिल करे आपने कह दिया जी आप कलदम है, इसके बाद अगर ये कहीं भी नज़र आ गए या इससे पहले का भी किसी का इंटरव्यू है तो उठा के उस पर पर्चा दे दो, उसको अंदर कर दो।
अब 4 दिन का मजीद सोराब बरकत का भी रिमांड हो गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुकाबला अब दो चीज़ों के बीच में, एक बड़ा क्रैकडाउन है और उसके मुकाबले में 9 जून की कॉल है। देखना यह है कि 9 जून को लोग निकल कर ये जो क्रैकडाउन का एक अमल शुरू किया जा रहा है इसको नाकाम बनाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर 9 जून की कॉल आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों की अगर नाकाम हो जाती है, ये बात आप मेरी जहन में रख लें और पल्ले बांध लें आप पक्की, अगर 9 जून की कॉल, क्योंकि अब वापस पीछे हटने का तो इम्कान है नहीं। हाँ ये है कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक अनाउंसमेंट कर दे कि हम अभी इसको मौखर कर रहे हैं, दोबारा कर देंगे, तो ये मौखर तो हो जाएगी, दोबारा भी शायद वो एहतजाज कर लें, लेकिन वो एहतजाज फिर वैसा कभी भी नहीं होगा। अवामी ताकत इनके साथ कभी दोबारा खड़ी नहीं होगी और ये इनकी मिथ टूट जाएगी, ये बात तो हकीकत है। इसलिए वो बेचारे पीछे भी नहीं हटते, उन्होंने गोलियां भी खा ली हैं। अब मामला ये है कि अगर अवाम निकल आई और उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया और उन्होंने चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और वो क्रैकडाउन की पॉलिसी से पीछे हटकर मुज़ाकरात पे आ जाएंगे। दूसरी जानिब अगर ये कॉल नाकाम हो जाती है, लोग नहीं निकल पाते और एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो जाती है ताकत के बलबूते पे एहतजाज को नाकाम बनाने में, तो फिर क्रैकडाउन ज़रूर होगा और इतना तगड़ा क्रैकडाउन होगा कि आज़ाद कश्मीर में दरो दीवार हिल जाएंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि अपने हक के लिए कैसे खड़े होते हैं और उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ती है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है, वो वहाँ और जमातें भी भुगतती रही हैं माजी में, तो यहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भुगतना पड़ेगा। अब जो खबरें चलाई गई सुबह से, हम ये देख रहे थे कि खबरें चलाई गई जनाब हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं, रावरा कोर्ट में हालात मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए और मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। ये ना एक तरीक़ाकार है बहुत पुराना पाकिस्तान में कई दहाइयों से। जैसे ही कोई ऑपरेशन या कोई चीज़ होती है या जैसे ही कोई बड़ा नुकसान होता है तो फौरी तौर पे अगले दिन खबरें चलाई जाती हैं कि मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। हम ना मसाइल की जड़ की तरफ नहीं जाते, हम ये नहीं देखते कि ये मसला हो क्यों रहा है, हमें फटाफट मट्टी डालने की एक जल्दी होती है कि मट्टी पाओ और निकलो, बस इस मामले से आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई आदमी भी अपने गिरबान में झांकना नहीं चाहता, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना चाहता, कोई आदमी भी अपनी गलती से सीखना नहीं चाहता, बल्कि जो दिहाड़ी लग रही है वो उसी के अंदर खुश रहना चाहता है। आपको याद है जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में, तो उस वक्त DGISPR थे इफ्तिखार बाबर, उन्होंने फ़ौरन कहा था कि देखें जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, मामूलात ज़िंदगी ठीक हो गए। आज तक मामूलात ज़िंदगी ठीक नहीं हुए। बांग्लादेश से जब पाकिस्तान टूट रहा था बिल्कुल ऐसी खबरें आ रही थी कि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, फिर पता चला सरेंडर हो गया और 90,000 कैदी बन गए पाकिस्तानी फ़ौजी, मुल्क ही टूट गया। बुगटी को जब कत्ल किया गया तो अकबर बुगटी के कत्ल के बाद ऐसी ही खबरें चलवाई गई कि बलूचिस्तान में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई, बाजार खुल गए। आज तक इतने साल गुजर गए, बलूचिस्तान नॉर्मलाइज नहीं हुआ, 10,000 अफराद वहाँ पे जान से चले गए। तो ये बार बार ये कहा जाता है अभी भी बलूचिस्तान में कुछ हो जाए, हर साने के बाद साने की वजूहात देखने के बजाय हम मट्टी डालने का काम करते हैं। अभी IG की एक वीडियो भी जारी की गई है मामूलात ज़िंदगी दिखाने के लिए कि वो लोगों से हाथ मिला रहा है, मिल रहा है, कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। बाज़ारों की कुछ वीडियो जारी करने की थोड़ी बहुत छोटे मोटे क्लिप आए, लेकिन रावला कोट में लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं शहर के आसपास इर्द गिर्द, कहीं बीच में लोग निकले थोड़ी तादाद में, उन्होंने एहतजाज किया, छोटी सी रैली निकाली, उसके बाद मुंतशिर हो गए। ये चीज़ें बताती हैं कि लोगों में अभी भी एहतजाज करने की सलाहियत बाकी है और ये काफ़ी उनकी कैपेसिटी है रात को होने वाले क्रैकडाउन के बावजूद। क्रैकडाउन के हवाले से रात को जो खबरें आई थी वो गैर मुसद्दका थी और उनमें ज़्यादा हलाकतें और शहादतें बताई गई थी, लेकिन अब उनकी तादाद तो कम बताई जा रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग लापता हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, वो गिरफ्तार कर लिया गया या उनके साथ कुछ और हुआ, हम कुछ कह नहीं सकते। जब इस तरह का इंसिडेंट होता है आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को जब आप छुपाते हैं तो अफवाहें फैलती हैं। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सामने आए और आकर हकीकत बताए। अब ना सरकार सही तरीके से हकीकत बता रही है और ना ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कोई एलामिया जारी करके नुकसान का बताया। या तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नुकसान के बारे में आगाह करे आवाम को और वो ये बेचैनी ख़त्म करे कि रात को क्रैकडाउन में कितने लोग ज़ख्मी हुए। दावा ये किया जा रहा है कि जो गोली चली और शेलिंग हुई उसमें 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुछ सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि 70 से ज़ायद ज़ख्मियों का तो बिल्कुल मुसद्दका डाटा मौजूद है, लेकिन अभी भी कन्फर्मेशन किसी चीज़ की तब तक नहीं होगी जब तक कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम है वो कोई तफसीलात फराहम नहीं कर देती।
तो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को एक मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि आप अपना एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर लें, आप अपना मंशूर दे दें और इलेक्शन में चले जाएं। आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें अपने मंशूर के मुताबिक और आकर आइन में तब्दीली करके ये 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की ख़त्म कर दें। मामला ये है कि ये 12 नशिस्तें, इनके साथ 3 और शामिल हो जाती हैं मखसूस नशिस्तें, तो ये मिलकर ही लगभग 30% के आसपास बन जाती हैं। तो 2/3 अक्सरियत तो इन नशिस्तों के बगैर कोई ले नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन नशिस्तों के बगैर कोई 2/3 अक्सरियत दे, और इस पर तो एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे बिठाती है, लिहाजा आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत ताकत लगा के किसी तरह कोई अपनी हुकूमत बना ले आज़ाद कश्मीर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पहुंच से बाहर, और फिर फ्यूचर में किसी तरह से इन सीटों को ख़त्म किया जा सके। ये तो एक पॉलिटिकल सलूशन है। और परवेज़ रशीद साहब ये मशवरा भी दे रहे हैं कि जनाब आप इलेक्शन लड़ दें। एक तरफ उन्हें कलदम करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें कहते हैं इलेक्शन लड़ो। एक तरफ उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें कहते हैं इलेक्शन लड़ो। अभी जो फैसल राठौर साहब हैं, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जिसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी हम बैठ के बात करना चाहते हैं, हमने कई लोगों से कहा, हमने राब्ते किए, या बरतानिया में उन्होंने कई लोगों से राब्ते किए कि जनाब बैठ के बात करते हैं, हमें ये मसला हल करना चाहिए, और बैठ के बातचीत के ज़रिए से इंसानी जानें ज़ाया ना हो, हमें ये मसला हल कर लेना चाहिए। ये फैसल राठौर साहब ने कहा। तो एक तरफ उन्हें कहते हैं कलदम है, जत्थे हैं, बात नहीं होगी, दूसरी तरफ कहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। तो ये एक अभी कन्फ्यूजन की पॉलिसी है, और ये कन्फ्यूजन तब तक रहेगी जब तक कि 9 जून का दिन गुजर नहीं जाता। ये 24 घंटे बहुत अहम है। अगर 9 जून को बड़े पैमाने पर लोग निकल आते हैं तो हुकूमत मुज़ाकरात की बात करेगी, बार बार मुज़ाकरात की बात करेगी और बैठेगी और कुछ चीज़ें मान भी जाएगी। देखिए ना, वो कहते हैं कि आईनी तरमीम के बगैर ये 12 नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। तो मेरा एक सवाल ये है कि आधी नशिस्तें ख़त्म करने का जो ऑफ़र किया था वो किस बुनियाद पे किया था? यानी आप आधी ख़त्म, एक भी ख़त्म करने के लिए आईनी तरमीम चाहिए होगी आपको, तो आधी आप ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपको आईनी तरमीम नहीं चाहिए? वहाँ पे भी तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब मेरे ख्याल में हम सबको ढूंढना पड़ेगा, इसका जवाब अभी मौजूद नहीं है। बहरहाल 9 जून फैसला करेगा कि आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा और वसी पैमाने पर क्रैकडाउन होने जा रहा है, या फिर आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं उनके मुतालबात के ऊपर संजीदगी से गौर करने पर यह सिस्टम मजबूर होगा। ये फैसला 9 जून को हो जाएगा। अब नाज़रीन आ जाए, थोड़ा सा इंटरनेशनल एक इशू है, वहाँ पे ईरान और इसराइल के बीच में दोबारा लड़ाई हुई है। ईरान ने इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बार बार लबनान पे अटैक कर रहा है। उन्होंने पहले वार्न किया, उसके बाद उन्होंने मिसाइल चला दिए। ईरान के मुताबिक उन्होंने इसराइल को काफ़ी नुकसान किया है। इसराइल के मुताबिक उन्होंने मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए हैं और वो बच गए हैं, जबकि इसराइल ने ईरान के ऊपर वापस हमला किया और फिर मिसाइल चला दिए। ईरान ने फिर एक और लहर मिसाइलों की चला दी। तो ईरान और इसराइल के बीच में एक तरह की जंग की कैफियत बनी हुई है, जबकि अमेरिका इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है। उन्होंने ईरान को भी कहा कि बस काफ़ी हो गया, अब आप बंद करें, और इसराइल को, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया कि तुम भी जंग बंदी की तरफ जाओ और लड़ाई ना करो। सिचुएशन यहीं पे अभी तक रुकी हुई है। आलमी मंडी में फिर तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों की और अवाम की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान में आता है, सबसे ज़्यादा रोला पाकिस्तान में डाला जाता है। अभी बजट की तैयारी है, बहरहाल पीपल्स पार्टी को जो मिल गया उसके बाद ऐसा दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी अब 28वीं तरमीम हो, बजट हो या कश्मीर के मामलात हो, हर जगह पे पूरी ताकत से वो खड़ी हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।